हेलो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज गैप एंड टाई मेथड। इन अरेंजमेंट। गैप एंड टाई मेथड का मतलब क्या है कि अगर मान लिया हमें चीज़ों का अरेंजमेंट करना है और अगर हमने ये बोला कि ये 4 चीज़ें दोबारा, मान लिया हमें 10 चीज़ें हैं, 10 डिफरेंट थिंग्स हैं विच वी आर सपोज टू परम्यूट इन अ रो, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? सिंपली 10 फैक्टोरियल विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब मान लिया मेरे को ये बोला कि इस 10 में से ये 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ एक साथ ना आए, ये तीनों अलग अलग रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जिसमें उसने ये बोला कि इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ एक साथ ना आए, तो हम क्या करेंगे? उन तीनों को पहले बाहर निकाला, बाकी 7 जो ऑब्जेक्ट है उनको परम्यूट कराया। अब अगर हम ऐसे 3 चीज़ों को परम्यूट कराएं तो 1 2 3 4 एक ज़्यादा गैप बनेगा। तो अगर मैंने 7 चीज़ों को परम्यूट कराया तो टोटल 8 गैप्स बनेंगे। उन 8 गैप्स में से हमने 3 गैप सेलेक्ट करके ये जो हमारी ऑब्जेक्ट थी जिसमें उसने बोला था कि इन दोनों में से कोई भी एक साथ नहीं आना चाहिए, उनको परम्यूट करा दिया। तो गैप सेलेक्ट करने से क्या हो जाएगा कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, दोबारा 10 ऑब्जेक्ट है, उनको परम्यूट कराना है विद ए कंडीशन कि 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे दिया, मान लिया ए बी सी डी। उसने बोला कि ए बी सी डी में से कोई भी 2 एक साथ नहीं आना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे ही उसने ये लैंग्वेज बोला ना कि कोई भी 2 एक साथ नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करें? इन चारों को पहले बाहर किया, बाकी जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक रो में परम्यूट कराया, तो ऑफकोर्स 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद अगर उनको हमने परम्यूट कराया तो 7 गैप्स बनेंगे, एक ज़्यादा गैप बनेगा हमेशा। अगर हमने एक लाइन में परम्यूट कराया तो उन 7 गैप्स में से हमने 3 गैप सेलेक्ट किया, 4 गैप सेलेक्ट किया इन ए बी सी डी को परम्यूट कराने के लिए, और वो जो 4 गैप सेलेक्ट किया उसमें इन ए बी सी डी को रख के परम्यूट करा दिया। ये हो जाएगा हमारा टोटल मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें एक समझने वाली चीज़ क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर मैंने बोला कि ये चारों चीज़ें एक साथ नहीं आनी चाहिए, एक लैंग्वेज तो ये हो गया। दूसरा लैंग्वेज ये हो गया कि इन चारों में से कोई भी चीज़ एक साथ नहीं आनी चाहिए। ये ठीक है। तो पहले वाले केस में तो क्या है कि ए बी सी डी एक साथ ना आए, ए बी सी एक साथ आ रहा है और मान लिया डी अलग आ रहा है तो चलेगा। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि ये चारों एक साथ नहीं आना चाहिए तो गैप मेथड नहीं लगेगा। गैप मेथड कब लगेगा? जब वो बोले कि इन चारों में से कोई भी 2 एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब ए और बी एक साथ आ गया और सी और डी फिर भले ही कुछ भी करे तो ये अनफेवरेबल हो गया। अगर मैंने बोला कि नो 2 ऑफ देम शुड बी टुगेदर। ठीक है, और दूसरा है टाई मेथड। टाई मेथड का मतलब क्या है कि अगर हमने ये बोला कि ये चारों चीज़ें एक साथ ही आनी चाहिए, माने हमने बोला कि 10 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कराना है और ए बी सी डी साथ साथ ही होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उन ए बी सी डी को हम एक यूनिट मानेंगे और उसको बची हुई यूनिट, मतलब अगर टोटल 10 हैं, ए बी सी डी हमने एक यूनिट मान लिया तो 6 और यूनिट हो गया। 6 और इसको एक यूनिट ऐसे माने ताकि ये अलग अलग ना हो जाए, तो 6 और 1 ये 7 यूनिट्स हो गया। इनको परम्यूट कराया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इस परमुटेशन में तो ये चीज़ आएगा कि ये जो हमने 4 लोगों की यूनिट लिया, ये पहले प्लेस पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी हो सकता है, तीसरे पे भी हो सकता है, एंड सो ऑन। उसके बाद इस यूनिट के अंदर उसने ये थोड़ा बोला कि ए बी सी डी इसी ऑर्डर में एक साथ आने चाहिए, उसने तो बोला ए बी सी डी बस एक साथ आनी चाहिए, तो ए सी बी डी भी चलेगा, डी ए बी सी भी चलेगा, ऐसे करके। तो अब हमने इस यूनिट के अंदर परमुटेशन कराया एंड दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। वो तो लीनियर परमुटेशन हो जाएगा, 4 चीज़ों का परमुटेशन, 4 चीज़ों का अरेंजमेंट। ये हो गया टाई मेथड। तो टाई मेथड का मतलब क्या है कि अगर हम बोलेंगे ये सारी चीज़ें एक साथ ही आनी चाहिए, और गैप मेथड का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी 2 चीज़ एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब इसी को लिख लेते हैं। इफ इन दी परमुटेशन ऑफ एन different objects
we need that our particular objects should be placed together only, then consider them as one unit, permute this unit with rest, and then permute within this यूनिट। इसको हम बोलेंगे, अगर उसी यूनिट के अंदर परम्यूटेशन लगाए तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा परम्यूटेशन। इंट्रा परम्यूटेशन। तो ये हमारा हो गया टाई मेथड। ठीक है, तो ये है टाई। सेकंड गैप क्या आएगा? इफ इन द परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स we want that no two of our particular objects should be placed together, then permute rest of the objects, then in created gaps permute these objects। ये हो गया हमारा गैप मेथड। थर्ड, अगर मान लिया हमने बोला कि गैप मेथड में तो हम क्या बोलेंगे दोबारा, देखो दिस लैंग्वेज इज़ वेरी ट्रिकी। अगर मैंने बोला कि ये चारों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी दो एक साथ नहीं आना चाहिए, तब तो गैप मेथड, और कुछ नहीं लगाएंगे, अपने दिमाग में कुछ नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे गैप मेथड सिंपली। अगर हम बोलें कि ये चारों एक साथ नहीं आना चाहिए तो फिर लैंग्वेज अलग हो गया। देन ही सेइंग कि चारों एक साथ ना आए, तीन भले ही आ जाए, दो भले ही आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर उसने बोला कि चारों एक साथ नहीं आना चाहिए तो फिर हम बाइजेक्शन लगाएंगे, मतलब टोटल में से वो केसेस हटा दिए जिसमें वो चारों एक साथ हैं, मतलब टोटल में से टाई मेथड वाले केसेस हटा दिए। तो उसको भी लिख लेते हैं। इफ़ वी नीड दैट इन द परम्यूटेशन ऑफ एन different objects not all of our particular objects should be placed together। ये ठीक है, इसमें ये की है, नॉट ऑल ऑफ आर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स शुड बी प्लेस्ड टुगेदर, देन यूज
बाइजेक्शन रूल, then use bijection rule, that is total minus all are together। ठीक है, और इसके लिए we will use tie method। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, लेट वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग all letters of the word triangle, then find number of words such that first part which all vowels are together। ठीक है, तो ट्राइंगल का मतलब क्या है? TRIANGLE। तो 5 कॉन्सोनेंट हो गए और 3 वॉवल्स हो गए। सोल्यूशन, अब उसने बोला कि ऑल वॉवल शुड बी टुगेदर, तो उसका मतलब क्या है कि हमने IAE इसको एक यूनिट मान लिया और उसके बाद TRNGL इनको एक यूनिट मान लिया, तो 3 2 5 और 1 6। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? ये तो टाइम मेथड हो गया कि उसने बोला कि ऑल वॉवल्स एक साथ होने चाहिए, तो हमने वॉवल्स का एक यूनिट मान लिया। ठीक है, फिर इस यूनिट को बचे हुए यूनिट के साथ मिला के परम्यूट कराए, तो 1 यूनिट ये और 5 यूनिट ये, तो टोटल 6 यूनिट हो गया। ये हो गया 6 फैक्टोरियल विच इज़ इंटर परमुटेशन। मतलब इस 6 फैक्टोरियल में तो ये आएगा कि IAE जो है वो T और R के बीच में आएगा या R और N के इधर आएगा, ये मतलब इनके साथ परमुटेशन हो गया मिलके। ठीक है, अब IAE में AIE भी हो सकता है, तो अब हमने कराया इंट्रा परमुटेशन, तो इस यूनिट के विद इन कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। फिर पार्ट 2, नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर। तो सॉल्यूशन, ये वाला तो क्या हो गया था? टाई मेथड। ठीक है, नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, उसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया? वॉवल्स को अलग किया। कितना बच गया? पहले 5 कॉन्सोनेंट हो गया, तो रिक्वायर्ड आंसर बराबर पहले 5 कॉन्सोनेंट्स को हमने परम्यूट कराया 5 फैक्टोरियल। अब अगर 5 कॉन्सोनेंट्स रखे हुए हैं तो 6 गैप्स बनेंगे, तो उन 6 गैप्स में से हमने 3 गैप्स उठाए। अब देखो 5 को अगर हमने परम्यूट कराया तो NRGL, मान लिया एक परमुटेशन ये हो गया, तो अब 1 2 3 4 5 6 गैप्स बने, तो हमने 6 में से 3 गैप सेलेक्ट किए। मान लिया ये गैप सेलेक्ट हो गया, ये गैप सेलेक्ट हो गया और ये गैप सेलेक्ट हो गया, मान लिया। अब इन 3 गैप्स में यहाँ तो सिलेक्शन हुआ है, अब इन 3 गैप्स में मेरे को IAE रखना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं I यहाँ रख दिया, A यहाँ रख दिया, E यहाँ रख दिया, या A यहाँ रख दिया, E यहाँ रख दिया, I यहाँ रख दिया, तो IAE का भी आपस में परमुटेशन हो सकता है। तो इन 3 जगह पे उनको कितने तरीके से रख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। बस यही आंसर हो गया।
दिस विल बी द आंसर। ठीक है। थर्ड पार्ट, नॉट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। सोल्यूशन, इन दोनों में अंतर क्या है? इस वाले केस में अगर आई और ए एक साथ आ जाए और ई दूर आ जाए तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसने कि नो टू शुड बी टुगेदर। इस वाले केस में वो चल जाएगा, बस आई ए ई तीनों एक साथ नहीं आना चाहिए, दो एक साथ आ गया वो चलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड आंसर बराबर टोटल माइनस ऑल थ्री टुगेदर। देखो इस नो टू वाले को हम बेसिकली गैप से करेंगे तो ही इजी रहेगा, गलती कम होगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा तीनों भी एक साथ नहीं होने चाहिए, फिर दो भी एक साथ नहीं होने चाहिए, वो केसेस हम घटाने का सोचें तो उसमें फिर क्या होगा, ओवरलैपिंग भी होगा, कुछ केस ज़्यादा बार घट जाएगा, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो नो टू वाले में तो हम गैप ही यूज़ करें तो इट विल बी बेटर, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और गलती के चांस कम है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल तो 8 लेटर्स हैं, उनको परम्यूट कराने का कितना तरीका हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल माइनस ऑल थ्री टुगेदर का आंसर ये पार्ट 1 में, दैट इज 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बस यही आंसर होगा, दिस विल बी द आंसर। तो हो गया हमारा टाई एंड गैप मेथड। अब आगे चलते हैं, परमुटेशन ऑफ like objects taken all at a time। अभी तक जो हम परम्यूटेशन कर रहे थे वो क्या था, उसमें सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे, बट अगर मान लिया कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, कुछ डिफरेंट हैं, उनको अगर हमें परम्यूट कराना है तो देखो इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 डिफरेंट हैं और हमने 10 के 10 को परम्यूट करा दिया, तो आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल। दूसरा सिनेरियो, 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 के 10 डिफरेंट हैं, उनमें से मेरे को 5 को परम्यूट कराना है या 4 को परम्यूट कराना है, दैट इज़ ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, 10 में से पहले 4 सेलेक्ट किए, 10C4, फिर उनको परम्यूट कराया 4 फैक्टोरियल। इसी के लिए हमने 10P4 वर्ड बोला था लास्ट लेक्चर में, दैट कैन ऑल्सो बी डन ईजिली। फिर हो गया कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ आइडेंटिकल हैं, मान लीजिए 3 एक जैसे हैं, 3 दूसरे जैसे हैं, मतलब 3 एक तरह के टाइप 1 है, 3 दूसरे तरह के टाइप 2 हैं, बट आइडेंटिकल हैं आपस में, और बाकी जो 4 हैं वो सब अलग अलग हैं। तो इन 10 के 10 ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक साथ परम्यूट कराना है जिसमें से कुछ अलाइक हैं, ये भी ईजी है, ये भी आराम से हो जाएगा। डिफ़िकल्ट क्या होगा आगे चल के कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कुछ अलाइक हैं, कुछ डिफरेंट है। अच्छा एक चीज़ ये कि लाइक बोलना और अलाइक बोलना दोनों एक ही बात है। ए लगने से कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उल्टा मीनिंग हो गया, नहीं नहीं नहीं, अलाइक और लाइक दोनों एक ही बात है। अलाइक का मतलब भी लाइक ही है। तो क्या बोला जा रहा था, हाँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, ये तो इजी है। अगर हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं उसके अंदर, और अगर हमने सब ऑब्जेक्ट्स को लेके परम्यूट कराया तब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तब भी आराम से हैंडल हो जाएगा, फॉर्मूला है इसका। प्रॉब्लम कब आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा कब होगा, जब 10 ऑब्जेक्ट हैं उसमें से कुछ आइडेंटिकल हैं, कुछ डिफरेंट है, उनमें से मान लिया मैंने 6 ऑब्जेक्ट लेके परम्यूट कराया, तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेंदी हो जाएगा। और लेंदी होने का मतलब क्या है कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, उसमें से अगर कोई केस मिस हो गया तो गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये लेंदी क्यों हो जाएगा, वो इसलिए लेंदी हो जाएगा क्योंकि अगर सब डिफरेंट है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सिलेक्शन हुआ। अल्टीमेटली तो जैसे अगर हमने 4 ऑब्जेक्ट किया तो उन चारों को परम्यूट करने का आंसर 4 फैक्टोरियल रहेगा अगर सारे डिफरेंट हैं तो। बट अगर उसमें से कुछ अलाइक हैं तो वो जो 4 फैक्टोरियल वाली चीज़ है वो गड़बड़ा जाएगी। ये ठीक है, मतलब अगर कुछ अलाइक हैं तो अलाइक वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे, अब उसमें 2 अलाइक हैं
या फिर चारों अलाइक हैं या फिर चारों डिफरेंट हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ परमुटेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके परम्यूट कराया तो लेंदी क्वेश्चन है। अगर हमने सभी सेलेक्ट करके परम्यूट कराया तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी तो जो हम करें दैट इज नो टेंशन वाली बात। इफ देयर आर टोटल n objects out of which R1 या N1 are alike of type 1, N2 are alike of type 2, N3 are alike of टाइप 3 एंड सो ऑन। मान लिया NR आर अलाइक ऑफ टाइप R, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग these objects in a row will be equals to, अगर इनको एक रो में परमिट कराना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट n1, n2, n3, बस ये हो जाएगा। मतलब अलाइक ऑब्जेक्ट होने से क्या हो जाएगा कि तुम जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल हो, मान लिया तीन ऑब्जेक्ट हैं बस ए बी सी, तो इनके टोटल परमुटेशन कितने हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो मतलब ए बी सी बी और बी ए सी बी सी ए बी ए, ये टोटल 6 तरीके हो जाएंगे। बट अगर मान लिया हम ये बोल दें कि ए और बी आइडेंटिकल है, मतलब ए और बी एक ही बात है, तो ए बी यहाँ ऐसे लिखो या बी ए ऐसे लिखो, ये दोनों आइडेंटिकली हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी यहाँ पे और ए बी यहाँ पे, ये दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि फिर इसको ये दोनों ही क्या हो जाएगा ए सी, ये दोनों कितना हो जाएगा ए सी ए, दोनों जगह से सेम चीज़ आ जाएगा। और ऐसे ही ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए। तो नंबर ऑफ वेज कम हो जाएंगे अगर चीज़ें आइडेंटिकल होगा तो अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है 3 फैक्टोरियल। अगर दो चीज़ें आइडेंटिकल हो गया ए और बी तो उन 2 फैक्टोरियल से घटाएंगे नहीं, डिवाइड करेंगे, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 3। तो 1 केस 2 केस 3 केस, इसलिए ये 3 केस आ रहा है। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होंगे उनका आपस का परमुटेशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब उनके आपस के परमुटेशन की वजह से जो केसेस आएगा वो एक ही केस काउंट होगा, इसलिए n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन arrange 15 letters which contain A 4 A, ठीक है। फिर B B B C C C, फिर D D, फिर E F G। तो 4 4 8 12, ये आंसर कितना हो जाएगा टेकिंग ऑल। सब 15 के 15 को लेना है तो कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे 15 फैक्टोरियल अपॉन कितने ए एक जैसे हैं 4 ए एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल,
3 बी एक जैसा है तो 3 फैक्टोरियल, फिर 3 सी एक जैसा है तो एक और 3 फैक्टोरियल, फिर 2 डी एक जैसा है 2 फैक्टोरियल, और ई एफ जी जो है वो तो 1 1 1 है, तो 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आंसर हो गया। तो जितनी भी आइडेंटिकल चीज़ें आ जाएं एक टाइप पे, उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हुए चले जाएं, बस एज सिंपल एज दिस। Question 2. Let words are formed using all the letters of the word Honolulu city. Then find number of words in which first part no restriction, पहले में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब इसको देख लेते हैं। वर्ड कैसे हैं, एच फिर ओ एन फिर ओ एल यू फिर एल यू सी आई टी वाई, ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन ये अलाइक हैं तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल, फिर ये दोनों एक जैसे हैं तो फिर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, same letters are together, that is both O's are together, both L's are together, and both U's are together। तो सॉल्यूशन, अगर दोनों O एक साथ हैं तो उनका एक यूनिट मान लिया, दोनों L एक साथ हैं और दोनों U एक साथ हैं तो इनका एक एक यूनिट मान लिया, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद और क्या आ गया, H N C I T Y, तो आंसर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बराबर 9 फैक्टोरियल। और बस ये 9 फैक्टोरियल ही रहेगा क्योंकि 9 चीज़ें क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई 2 चीज़ें एक साथ नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। जैसे ये यूनिट और ये यूनिट अलग है, ये यूनिट और ये यूनिट अलग है, तो इसमें कुछ डिवाइड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इनके अंदर कोई परमुटेशन नहीं होगा, मतलब ओ और ओ के अंदर कोई परमुटेशन नहीं, मतलब परमुटेशन होगा तो एक आंसर बोल सकते हैं, दोनों ओ एक जैसे हैं, तो इंट्रा परमुटेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हो। थर्ड पार्ट क्या है, ऑल vowels are together,
सोल्यूशन। अब वॉवल्स क्या है, ओ ओ और यू यू आई, ये एक साथ होने चाहिए, तो इनको एक यूनिट मान लिया। हाँ, फिर उसके अलावा क्या बच गया, एच एन, 2 L, C T Y, तो 3 और 3 6 और 1 7, 2 12। ठीक है, अब देखो ये एक यूनिट हो गया और ये बची हुई यूनिट्स अलग अलग हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बराबर 8 फैक्टोरियल अपॉन, इन 8 यूनिट में से कौन सा यूनिट एक जैसा है, ये 2 L जो हैं वो एक जैसे हैं, ये तो पूरा यूनिट है, तो इसको ये किसी की तरह किसी के साथ मिल थोड़ा ना है, ऐसा यूनिट और कहीं थोड़ी ना है, तो केवल इन 2L की वजह से एक 2 फैक्टोरियल और आएगा। ये हो गया इंटर परमुटेशन। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर ऐसे भी आ सकता है ओ यू आई आ जाए या आई ओ यू यू आ जाए, तो इसके अंदर भी अब परम्यूट करेंगे, तो इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 4 5, तो इन 5 चीज़ों का परमुटेशन 5 फैक्टोरियल, इसमें 2 O एक जैसे हैं और 2 U एक जैसे हैं, इसलिए ये आएगा, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। फिर 4th पार्ट, नो 2 vowels are together, solution। अब इसने क्या बोला है, कोई भी 2 vowels एक साथ नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमने क्या किया, इन सब को अलग कर दिया, पहले बचे हुए को गैप मेथड आ गया ऑफ कोर्स इसमें वापस, बस गैप मेथड में थोड़ा सा और चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, क्या कि इसमें ऑब्जेक्ट्स अलाइक है तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो इनको पहले हमने अलग कर दिया, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है उनको परम्यूट किया, तो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, पहले उन 7 चीज़ों को परम्यूट किया, तो इन 7 चीज़ों को परम्यूट करने का कितना तरीका हो गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि 2L एक जैसे हैं, 2L आइडेंटिकल हो गए। इन 7 चीज़ों को अगर हमने परम्यूट किया तो हमारे पास कितने गैप्स बनेंगे, टोटल 8। अब उन गैप्स में से मेरे को कितने वॉवल्स रखने हैं, 1 2 3 4 5, तो इन 5 वॉवल्स को रखने के लिए हमने 5 जगह सेलेक्ट किया, 8C5। 8C5 से तो हमारा गैप जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है, गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 ऐसे करके गैप 5 के अंदर इनको रखना है। तो अब तुम बाकी सब कुछ भूल जाओ, तुम तो ये देखो G1 G2 G3 G4 G5 ये 5 जगह हैं और इसमें मेरे को इन 5 चीज़ों को परम्यूट कराना है, तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 5 जगह पे 5 चीज़ों को परम्यूट कराएंगे तो 5 फैक्टोरियल, अगर सब डिफरेंट होते, बट इसमें 2 एक जैसे हैं 2 एक जैसे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा इनको परम्यूट कराने का, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा मेथड है, गैप। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, टाई। ये हो गया हमारा 4th पार्ट। ठीक है, अब 5th पार्ट, नो 2 O's are together and no 2 U's are together। अब देखो, ये ध्यान से देखो, ये थोड़ा ट्रिकी बन गया। पहले तो ऑफकोर्स तुम इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि
क्या गड़बड़ है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? किस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा? उसमें कि 2 ओ एक साथ नहीं आने चाहिए और 2 यू एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमारे दिमाग में एक ऐसा आ सकता है, हमारे दिमाग में मतलब पहला थॉट क्या आ सकता है कि हम ओ और यू को बाहर कर देते हैं, बाकियों को परम्यूट कर देते हैं, फिर गैप्स में ओ और यू रख देते हैं। बट इस चीज़ में गड़बड़ क्या है कि इस वाले केस में अगर मैंने ओ और यू को गैप्स में रखा तो कभी भी ओ और यू एक साथ नहीं आ पाएगा क्योंकि गैप्स में रखा गया है। बट इसने बोला कि 2 ओ एक साथ नहीं आने चाहिए, 2 यू एक साथ नहीं आने चाहिए। ओ और यू तो एक साथ आ सकते हैं, इसने उसके लिए मना क्या किया? तो अगर मैं ओ और यू चारों को बाहर करके फिर गैप मेथड लगाऊं तो मेरा आंसर कम आएगा, बिकॉज आई एम लीविंग सम केसेस जिसमें मान लिया ओ यू आ जाए एक साथ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों ओ सेपरेटेड हैं, दोनों यू सेपरेटेड है। इसको तो इसी बात से मतलब है ओ यू के साथ आए ना आए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ओ यू के साथ आ रहा है वो भी काउंट करना है, ओ यू के साथ नहीं आ रहा है वो भी काउंट करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मतलब ये इतना ईजी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल नंबर लिया, फिर उसमें से हमने वो केस घटा दिए जिसमें 2 ओ एक साथ हैं, बस यू पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर हमने उसमें से वो केसेस घटा दिए जिसमें 2 यू एक साथ हैं। ठीक है, यहाँ तक भी अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा करने से क्या होगा, जब दोनों ओ एक साथ हैं एंड दोनों यू एक साथ हैं, वो केसेस 2 बार घट जाएगा। ओ की तरफ से भी घट गया, यू की तरफ से भी घट गया। तो अब एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा जब 2 ओ एक साथ हैं, 2 यू एक साथ हैं। मतलब रिक्वायर्ड आंसर बराबर टोटल माइनस 2 ओज टुगेदर माइनस 2 यूज टुगेदर माइनस, नहीं, जब इसमें बोला कि 2 ओ एक साथ हैं, ठीक है, तो इसमें यू के बारे में क्या बोला गया है? यू के बारे में कुछ बोला ही नहीं, हमने कुछ ध्यान ही नहीं रखा। तो इसमें वो केस भी आ जाएंगे जब दोनों यू अलग अलग हैं, और वो केस भी आ जाएंगे जब दोनों यू एक साथ हैं। ऐसे ही जब हमने ऐसे बोलेंगे बोथ यू आर टुगेदर, तो उसमें हमने ओ पे ध्यान नहीं दिया। तो जब दोनों ओ एक साथ हैं एंड दोनों ओ अलग अलग हैं, दोनों केस इसमें आ गया। तो इसमें क्या हो गया, बोथ ओज टुगेदर एंड बोथ यूज टुगेदर। ये वाला जो केस है वो इधर से भी घट गया, इधर से भी घट गया, तो ज़्यादा बार घट गया, इसलिए इसको एक बार जोड़ा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू टोटल, मतलब टोटल कितना परमुटेशन है, तो वो तो यही होगा अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया, माइनस 2 ओज टुगेदर, 2 ओ एक साथ हैं। अगर 2 ओ एक साथ हैं तो उनको हमने एक यूनिट मान लिया। अगर टोटल 12 थे, ये टोटल ऐसे 12 है, इसको हम एक यूनिट मान लें तो एक यूनिट कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बट उस 11 में ये 2 एल एक जैसे हैं, 2 यू एक जैसे हैं, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आ रहा है? ओ वाले को तो हमने टाई मेथड से एक यूनिट मान लिया, बट 2 एल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गई, उसकी वजह से डिवाइड किया। अच्छा, 2 एल अलग अलग है इसलिए उसकी वजह से डिवाइड किया। ऐसी 2 यू अलग अलग हैं, उसकी वजह से डिवाइड किया। ओ की वजह से डिवाइड नहीं करेंगे, वो तो हमने ऑलरेडी एक ही यूनिट में बांध लिया। ओ को तो वो तो एक ही यूनिट है, तो उसके जैसा यूनिट कोई और है ही नहीं, इसलिए ये हो गया। माइनस दोनों यू एक साथ हैं तो सिमेट्री से ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगर दोनों u एक साथ है और दोनों o एक साथ है
तो अब टोटल कितनी यूनिट बचेंगी? 10। और उस 10 यूनिट में 2 L तो अलग अलग पड़े होंगे, वो आइडेंटिकल की तरह काउंट होंगे। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये एक 2 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि तुम ऐसे देखोगे यूनिट कौन कौन सा एक जैसा है। अगर मैंने 2O को एक यूनिट मान लिया और 2L को और 2U को एक यूनिट मान लिया, तो उनके जैसी कोई यूनिट थोड़ा है। और L अलग यूनिट के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 यूनिट हुआ है। तो इन 10 यूनिट में ये दोनों यूनिट एक जैसा है, बाकी कोई 2 यूनिट एक जैसा है ही नहीं, यू जैसा कुछ है ही नहीं। ओ और यू में नंबर सेम है, यूनिट सेम थोड़ा है। तो इसीलिए एक ही फैक्टोरियल आएगा, इसीलिए यही आंसर आएगा। और चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ways in which we can select ten students from a pool of students which contain 8 students of maths, 7 students of physics, 5 students of chemistry, and 1 each of biology or English and history. Given all students are different, मतलब given no student has 2 subjects, 2 or more subject। मतलब ऐसा नहीं कि जब एक बंदा जो मैथ में है उसके पास फिजिक्स भी है, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग स्टूडेंट्स हैं टोटल। देन फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ फर्स्ट पार्ट नो रेस्ट्रिक्शन सॉल्यूशन। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 8 मैथ्स के, 7 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री, हाँ 1 बायोलॉजी, 1 इंग्लिश और 1 हिस्ट्री। तो 8 और 7 15 और 5 20 और 3 23 स्टूडेंट्स हो गए। तो उन रिक्वायर्ड आंसर केवल सिलेक्शन करना है, और कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है? इन विच वी कैन सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स। तो इन 23 स्टूडेंट्स में से 10 को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए तो NCR यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो सब डिफरेंट स्टूडेंट है, आइडेंटिकल स्टूडेंट थोड़ा ना बोल सकते हैं। मतलब अगर 8 बंदे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उनको आइडेंटिकल थोड़ा ना बोल सकते हैं। तो वो आ जाएगा 23 C 10।
मतलब अगर हम बोल दें ना ट्विंस हैं, ट्विन हैं, उनको भी ऑफकोर्स डिफरेंट ही ट्रीट करते हैं, भले ही वो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, उनको आइडेंटिकल नहीं मान सकते। वैसे मतलब इस तरह की चीज़ कभी IIT JEE में आएगी नहीं, बिकॉज दे विल मेंशन, ट्विन वाले केस में तो दे नीड नॉट टू मेंशन, ठीक है, बट इन जनरल इन क्वेश्चन दे विल मेंशन के दे आर ट्रीटिंग द ऑब्जेक्ट सेम और डिफरेंट, ठीक है। अदरवाइज जैसे हम बोलते हैं चेयर हैं, एक जैसी चेयर 10 रखी हैं, तो उनको हम आइडेंटिकल ट्रीट करें या डिफरेंट ट्रीट करें, तो वो क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोलें कि हॉर्सेस है हमारे पास 10, एक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल, तो उनको हम आइडेंटिकल ट्रीट करें या डिफरेंट ट्रीट करें, तो मोस्ट वाली वो क्वेश्चन बताएगा। अदरवाइज़ एक रूल ये होता है कि गॉड मेड थिंग्स जो हैं, गॉड मेड मतलब भगवान ने जिसको बनाया, उनको हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं, और मैन मेड थिंग्स कुड बी ट्रीटेड आइडेंटिकल। मतलब चेयर ही अलग अलग बना दें हम, छोटी बड़ी बना दें, तो उनको तो आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, बट अगर हम बोलेंगे 10 एक जैसी चेयर्स हैं, तो उनको हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और 10 एक जैसे हॉर्स है तो उनको हम डिफरेंट ही ट्रीट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बिकॉज दे विल डिफाइन इट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में खुद ही बताएंगे ये डिफरेंट हैं या आइडेंटिकल है, तो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। पहला तो हो गया नो रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड, selection must have 3 students from physics exactly। तो आंसर रिक्वायर्ड आंसर बराबर एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि उसने बोला कि फिजिक्स से 3 ही स्टूडेंट होने चाहिए, ये ठीक है, और 3 होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो फिर फिजिक्स में टोटल कितने हैं? 7। तो कौन से 3? तो हम ऐसे बोलेंगे, पहले 7C3 वेज से उन 3 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद टोटल जैसे कितने बच्चे? 23, उसमें से फिजिक्स को हटा दें, हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? 10। 3 फिजिक्स के बंदे आ चुके हैं, तो अभी कितने और सेलेक्ट करने हैं? 7। कितने में से सेलेक्ट करने हैं? 16 में से, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को हटा के यहाँ 16 लोग बचे, तो 16 में से बाकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं उसने, तो इसमें से 7 को और सेलेक्ट कर लिया, तो 3 फिजिक्स वाले और ये 7 नॉन फिजिक्स वाले मिलके टोटल कितना हो गया हमारा? 10 एज रिक्वायर्ड, ठीक है। थर्ड, selection must include exactly 3 students of maths, 2 of chemistry and 1 of history, ठीक है। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड आंसर बराबर। अब उसने क्या बोला कि उस सिलेक्शन तो 10 ही लोगों को करना है, वो तो उसने बोल ही रखा है ग्लोबली, तो उसमें से 3 स्टूडेंट्स मैथ के होने चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 3। तो 8 मैथ के हैं, उनमें से हमने 3 सेलेक्ट कर लिया, 8C3, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। 2 केमिस्ट्री के होने चाहिए, तो 5 में से 2 केमिस्ट्री के सेलेक्ट कर लिए। 1 हिस्ट्री का होना चाहिए, तो वो एक ही है, तो 1 हो गया, ठीक है। मैथ, केमिस्ट्री और हिस्ट्री ये चला गया, तो 7 फिजिक्स, 1 बायोलॉजी और 1 इंग्लिश, तो 9 बच्चे बच गए। उनमें से हमें कितने अभी और चाहिए? तो 3, 2, 5 और 1, 6 तो आ चुके हैं, तो 4 बच्चे और सेलेक्ट करने हैं, 4 स्टूडेंट्स और सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 9, तो वो जाएगा 9C4। बस यही आंसर होगा, ठीक है। फिर फोर्थ,
फोर्थ पार्ट क्या है, इफ दिस सिलेक्शन कैन नॉट इंक्लूड students of physics and chemistry simultaneously। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइमल्टेनियसली। तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड आंसर बराबर, इसने क्या बोला कि अब जो हमें 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स का भी बच्चा आ जाए और केमिस्ट्री का भी आ जाए। मतलब अगर फिजिक्स का बच्चा एक भी सिलेक्ट हो गया तो केमिस्ट्री का नहीं सिलेक्ट होना चाहिए उसके अंदर, या फिर अगर केमिस्ट्री का एक भी बच्चा आ गया तो फिजिक्स का नहीं आना चाहिए। अगर दोनों ही नहीं आए तो चलेगा, मतलब ना फिजिक्स का है ना केमिस्ट्री का है तो चलेगा, फिर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक साथ आ जाए, बस ये नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, केवल फिजिक्स वाला आया वो हमने काउंट कर लिया, ठीक है। फिर केवल केमिस्ट्री वाला बच्चा आया वो हमने काउंट कर लिया, फिर दोनों ही नहीं आए वो हमने काउंट कर लिया, ठीक है। तो इफ़ फिजिक्स वाला एक स्टूडेंट इज सेलेक्टेड तो हम क्या बोलेंगे, 8, 7, 15, 16, 17, 18। तो 18 में से हमने 10 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। केमिस्ट्री को छोड़ दिया, अगर केमिस्ट्री वाला नहीं आया तो, ठीक है, ये आ गया। दिस इंक्लूड्स, जिसमें केमिस्ट्री वाला बच्चा नहीं आया। बट इस 18C10 में ऐसा भी हो सकता है कि 8 बच्चे मैथ के आ जाए, एक बायोलॉजी आ जाए और एक इंग्लिश आ जाए, तो इसमें फिजिक्स वाला स्टूडेंट तो आया ही नहीं। तो इसलिए इसमें से मेरे को वो केस घटाने पड़ेंगे व्हेन नो स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स वाज सेलेक्टेड। तो अगर फिजिक्स वाला स्टूडेंट हटा दें तो 8, 9, 10, 11, तो 11C10। ये कौन सा सिलेक्शन हो गया, जिसमें एटलीस्ट 1 स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स इज प्रेजेंट प्लस एटलीस्ट 1 स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री इज प्रेजेंट। तो इस बार एक बार फिजिक्स को छोड़ दो, तो 8, 5, 13, 14, 15, 16, तो 16C10 माइनस वो केसेस, 16C10 में वो केसेस आ जाएंगे जिसमें केमिस्ट्री वाला बच्चा होगा, एंड वो केसेस भी आ जाएंगे जिसमें केमिस्ट्री वाला बच्चा नहीं होगा। बट यहाँ तो मैं उसको काउंट करना चाहता हूँ जिसमें केमिस्ट्री वाला एक बच्चा कम से कम हो। तो 16C10 माइनस वो बच्चे जिसमें केमिस्ट्री वाला एक भी बच्चा नहीं आया, तो ये दोनों हटा दिया तो वापस 11C10, ठीक है। और प्लस ना फिजिक्स का एक भी बच्चा आया ना केमिस्ट्री का एक भी बच्चा आया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हटा दिया तो 8 और 3, 11C10। ये क्या हो गया, एट लीस्ट 1 स्टूडेंट ऑफ physics, this is at least 1 student of chemistry, this no student of physics और chemistry। ये हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसा करने पे जब हमने बोला एटलीस्ट 1 स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, हमने ऐसे काउंट किया है, तो किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में ये ज़रूर आया होगा, उसने बोला कि यार ये करने की क्या जरूरत थी, हम ऐसा कर सकते थे
कि पहले 7C1 से एक फिजिक्स का स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मतलब ये उस केस की बात है जिसमें मेरे को फिजिक्स का एक बच्चा सेलेक्ट करना ही है, केमिस्ट्री का एक भी नहीं करना। तो 8 और 7 15, 16 17 18, इन बच्चों के 18 में से 10 सेलेक्ट करने विद ए कंडीशन के फिजिक्स का एक बच्चा आनी चाहिए। तो वो ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम एक फिजिक्स का बच्चा सेलेक्ट कर लें, मान लें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 18 की बजाय 17 बच्चे बच गए, उनमें से 9 बच्चे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो जो हमने पहले फिजिक्स का एक बच्चा सेलेक्ट किया, दैट विल इंश्योर के एक फिजिक्स का स्टूडेंट तो आ ही गया। बट इसमें गड़बड़ क्या है कि देखो, हमें टोटल कितने बच्चे चाहिए थे? 10। इसमें हमने प्रोसेस को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले हम एक बच्चा सेलेक्ट किया, फिर 9 बच्चे सेलेक्ट किए सेम ही लॉट में से। उन्हीं 18 बच्चों में से पहले हमने एक बच्चा सेलेक्ट किया और फिर हमने 9 बच्चे सेलेक्ट किए। तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर आ सकता है तो बिल्कुल आएगा। इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि कितना था, 8 मैथ, 7 फिजिक्स, 3 बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ऐसे था। अभी तो हमने क्या किया कि 18 में से 10 माइनस, अगर फिजिक्स का आया ही नहीं तो 11 में से 10 ये घटा दिया। तो दिस विल इंश्योर कि कम से कम एक फिजिक्स का बच्चा आ सकता है, ठीक है। एक बच्चा ऐसे बोल सकता है कि ऐसे करो, 7C1 से एक फिजिक्स का बच्चा पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर कितने बच्चे बच गए? 17, उनमें से 9 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आई विल बी क्लेमिंग कि ये आंसर एक्चुअल आंसर से ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा ज़्यादा? क्योंकि देखो, हमने ऐसा किया कि जो हमें 10 बच्चे सेलेक्ट करने थे उसमें हमने 1 + 9 किया। तो इसमें हो सकता है कि एक फिजिक्स के बच्चे का नाम हो राहुल, और यहाँ पे मान लिया एक फिजिक्स का बच्चा है राजू। एक सिलेक्शन ये आया। 7C1 में ऐसा भी होगा कि एक बार यहाँ राजू सेलेक्ट हुआ, और जब बचे हुए बच्चों में से सेलेक्ट करे थे 9 बच्चे, तो यहाँ राहुल सेलेक्ट हुआ। तो बिकॉज हमने मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये और ये केस सेपरेटली काउंट हो गया इसमें। बट हमें तो 10 बच्चों से मतलब, इस बात से कोई मतलब नहीं कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो केस है वो इसमें ओवर काउंट हो गया, डबल बार काउंट हो गया, जबकि वो एक ही केस है कि राहुल एंड राजू सेलेक्ट हुए और बाकी के मान लिया जो 8 बच्चे हैं वो फिक्स्ड हैं। यहाँ पे भी वही 8 हैं जो यहाँ पे 8 हैं। अच्छा, जब हमने यहाँ पे जब हमने 9 बच्चे सेलेक्ट किए, उनके बीच में ऑर्डर नहीं आएगा, वो तो केवल सिंपल सिलेक्शन है, इनके आपस में कोई सिलेक्शन वो नहीं आएगा। बट बिकॉज हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे अगर ऑर्डर आना पॉसिबल है तो वो आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये आंसर इस आंसर से ज़्यादा आएगा। मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी आ गए क्योंकि ये डबल हो रहा है। अच्छा, डबल हो रहा है तो किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि हम आधा कर देते हैं। अगर सारे आंसर डबल हो रहे हैं तो दिक्कत इसमें यही है, सारे आंसर डबल भी नहीं हो रहे, क्योंकि एक केस ऐसे होगा जिसमें मान लिया राहुल पे तो पहले सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे जो 9 बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें कोई भी फिजिक्स का स्टूडेंट है ही नहीं, तो ये वाला केस एक ही बार काउंट होगा। तो ये तो डबल नहीं हुआ, तो अगर मैं ऐसी आर्बिट्रेरली आधा कर दूं तो कुछ केसेस जो काउंट ही नहीं हुए थे डबल, वो भी आधे हो गए। तो इसलिए हम एक फैक्टर से डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। और जैसा मैंने पहले बोला था कि इस वाली चीज़ का, ये जो हमने ओवर काउंटिंग वाली चीज़ बोला है, इसका हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें आगे चल के बहुत परेशान करेगी इसी तरह के लिए ना, क्योंकि दिमाग में इसी तरह के थॉट्स आएंगे हमारे। तो उसके लिए हम थंब रूल क्या सोच सकते हैं, कब ऐसे होगा? अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, उनमें से अगर मेरे को सेलेक्ट करना है तो सेम लॉट में से 2 बार अगर सेलेक्ट करना है, सेम लॉट में से अगर 2 बार सेलेक्ट करना है तो उसमें ऑर्डर आएगा। तो जैसे इसमें भी फिजिक्स वाले बच्चे थे, इसमें भी फिजिक्स वाले बच्चे, तो सेम लॉट में से हमने 2 बार सेलेक्ट किया एक एक करके, तो ऑर्डर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। दिस इज रफ।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एंड दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। ठीक है, अब ये वही चीज़ होगी जो लेंदी चीज़ है, और इसमें खूब कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो हमें पहले से आता है, बस केसेस बनाने पड़ेंगे। मतलब इसमें पहले मैं ये समझाता हूँ कि दिक्कत क्या होगी। अगर मान लिया हमारे पास ऐसे है ए बी 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 सी 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 डी टी ई ई एफ जी एच, मान लिया इसमें से मेरे को 4 लेटर लेके वर्ड्स बनाने हैं। अगर ये सारे डिफरेंट होते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो ये कितना हो गया 3 3 6 4 10 और 8 18। अगर ये सारे लेटर्स अलग होते तो हम सिंपली क्या करते, 18C4 से 4 लेटर सेलेक्ट करते, और अगर सारे डिफरेंट होते तो उन 4 डिफरेंट लेटर्स को परम्यूट कराने का नंबर ऑफ वेज हो जाता है ये। यहाँ पे क्या दिक्कत है, पहली बार तो ये 18C4 नहीं है, ये काउंट करना पड़ेगा। अगर 2A ये और ये सेलेक्ट हुआ है या ये और ये सेलेक्ट हुआ है, दोनों की बात है क्योंकि आइडेंटिकल है। बट 18C4 में तो सब 18 यूनिट अलग अलग काउंट हो गया, तो ये सिलेक्शन अलग अलग हो गया। तो 18C4 तो हम जब यूज़ कर सकते हैं जब लेटर्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो पहली दिक्कत तो ये कि आंसर 18C4 नहीं है। अब मान लिया हमने कैसे भी करके आंसर गिना के ले लिया, और हमने बोला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन मान लिया कुछ भी है, ये है, इतने तरीके से 4 लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे हम 4 फैक्टोरियल नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस सिलेक्शन का टाइप है उस पर ये डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे जो सेलेक्ट हुआ वो मान लिया ऐसे सेलेक्ट हुआ ABCD, तो परम्यूट कराने के नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। बट अगर मान लिया सेलेक्ट हुआ AAAC, तो फिर मल्टीप्लिकेशन इसका होना चाहिए क्योंकि इसको अरेंज करने के इतने तरीके हैं। अगर मान लिया AAAA सेलेक्ट हो गया तो उसको अरेंज करने के इतने तरीके हैं। तो यहाँ पे तो क्या था, कैसा भी सेलेक्ट कर लो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल ही रहेगा। बट इस वाले केस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं कि ये जो नंबर ऑफ वेज है ये भी चेंज होता रहेगा, तो हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरे को ये पता लग जाए कि इतने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नंबर जो है वही चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सिलेक्शन। ये दिक्कत है, इसलिए हमें पूरा ओपन करके करना पड़ेगा। मेरे को पहले टाइप भी ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इस टाइप का सिलेक्शन है या इस टाइप का सिलेक्शन है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अब कैलकुलेशन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, वो तो मेरे हाथ में डिपेंड करता है ना कि हम ये नंबर्स हम ऐसे सेट करें कि हमें कितनी कैलकुलेशन बढ़ानी है। ये जो अभी हमने दिया है ये मैनेजेबल है ये, ठीक है। अगर 4 ही लेटर सेलेक्ट करने हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो करते हैं भाई क्वेश्चन। लेट 5 letter words are formed using letter of the word Mississippi
USA, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। सॉल्यूशन, तो एक M हो गया, एक 2 3 4 I हो गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 S हो गया, तो MIS ISIP 2 P हो गया। फिर UA, इनमें से सेलेक्ट करना है। तो ऑफ कोर्स ये पांचों आइडेंटिकल है, ये 4 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं, एंड सो ऑन। तो अब टेबल देखो ऐसे बनेगा, सीरियल नंबर, फिर यहाँ टाइप ऑफ सिलेक्शन, फिर यहाँ आएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फिर यहाँ आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ गिवन टाइप, ठीक है। तो मान लिया 1, फर्स्ट मान लिया टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो टाइप ऑफ सिलेक्शन मतलब मान लिया ऑल अलाइक, कितने लेटर हमें सेलेक्ट करने हैं, टोटल 5, मतलब पांचों एक जैसे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, तो 5 देखो आइडेंटिकल यहीं पे हैं, तो 5 S ही आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये कितनी कैटेगरी होगी, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गए, ये ठीक है। ये हो गया बॉक्स 1, ये हो गया बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर मेरे को 5 लेटर एक जैसे चाहिए तो मेरे को बॉक्स नंबर 3 में ही जाना पड़ेगा। तो बॉक्स सेलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया, 1C1। कौन सा बॉक्स, बॉक्स 3, वहाँ से जाके हमने 5 लेटर उठा लिए, तो वो लेटर उठाने का कितना तरीका होगा, 1, तो इंटू 1। लेटर उठाने का तो एक ही तरीका होगा, किसी भी बॉक्स में मेरे जो 6 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स के अंदर आइडेंटिकल चीज़ें हैं। जैसे बॉक्स 2 में 4 आइडेंटिकल चीज़ें, बॉक्स 3 में 5 आइडेंटिकल हैं, बॉक्स 4 में 2 आइडेंटिकल एंड सो ऑन। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है, 5S सेलेक्ट किया है, तो पाँचों को अरेंज करने का कितना तरीका हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये नंबर ऑफ सिलेक्शन अल्फ़ा, ये बीटा। तो मतलब इतने तरीके से तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हर सिलेक्शन के लिए इतने वर्ड्स बनने हैं, तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, दिस इंटू दिस, तो टोटल वर्ड ऑफ गिवन टाइप अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मतलब 1C1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, दिस इज़ नथिंग बट 1 ही है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 हो गया, ये भी 1। तो केवल एक ही वर्ड बन पाएगा जिसमें पांचों लेटर एक जैसे हैं, वो क्या होगा, S S S S S, ये वर्ड बस। तो ये एक वर्ड बेसिकली कौन सा है, ये, और कुछ नहीं। अब दूसरा टाइप में देखो, 5 अलाइक से हमें स्टार्ट किया। ऑल अलाइक का मतलब क्या है, 5 अलाइक, ऐसे। अब इसको एक एक घटाएंगे और डिफरेंट की तरफ जाएंगे।
और ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें काउंट हो जाएगी, कुछ भी ओवर काउंट नहीं होगा। क्या मतलब इसका भी समझ में आ जाएगा। 5 को 1 कम किया तो 4 अलाइक, प्लस 1 बच गया, वो 1 अलाइक तो बोल नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस 1 डिफरेंट। तो अब मेरे पास क्या है ऑप्शन, 4 लेटर मेरे को एक जैसे चाहिए और 1 अलग चाहिए। तो 4 लेटर एक जैसे कौन से बॉक्स में अवेलेबल हैं? बॉक्स 2 में भी अवेलेबल हैं, बॉक्स 3 में भी अवेलेबल है। 4 लेटर एक जैसे मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, उन 2 बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया। 2C1 क्या है, बॉक्स 2 या बॉक्स 3 में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट किया। मान लिया बॉक्स 2 सेलेक्ट हो गया, तो वहाँ से हमने 4 1 उठा लिए, सॉरी 4 1 नहीं, 4 I उठा लिए। ठीक है, ये I है। फिर उसके बाद मेरे को एक डिफरेंट लेटर और चाहिए। तो अगर हमने 4 I उठा लिए तो इसमें से हम अगला लेटर नहीं उठाएंगे, ये बॉक्स हमने अलग रख दिया। बट ये जो S वाला बॉक्स है वो तो रखा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम एक लेटर भी तो निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 में से फिर हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया और वहाँ से एक लेटर उठा लिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, ये सिलेक्शन किया। तो 2C1 में ऐसा भी होगा कि ये बॉक्स 3 सेलेक्ट हो गया, इसके अंदर 5 लेटर हैं, हमने 4 लेटर उठा लिए, फिर इस बॉक्स को अलग रख दिया। फिर इस बॉक्स को अलग रखने के बाद कितने बचे, 1 2 3 4 5। उन 5 में से हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया। अब वो बॉक्स हो सकता है कि ये वाला सेलेक्ट हो जाए, तो वहाँ से हमने एक ही लेटर निकाला, I। अगर ये वाला बॉक्स है तो एक ही लेटर निकाला, U। ये वाला है तो एक ही लेटर निकाला, P। ठीक है, इसलिए ये। अच्छा, ऐसे बोलने पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर पहली बार में ये बॉक्स सेलेक्ट हुआ और हमने 4S निकाल लिया, तो अभी तो हम उसमें से एक और निकाल सकते हैं क्योंकि एक लेटर बच गया। बट नहीं, एक लेटर और निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 5S हो जाएगा, फिर तो 5 अलाइक हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी काउंट हो गया। 4 ही अलाइक चाहिए, फिर उस बॉक्स में से और नहीं निकाल सकते, वरना नंबर ये डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब ऐसा करने से मेरे हाथ में क्या है, 4 लेटर एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है। मतलब ये कुछ ऐसे हो गया, I एंड M। इनको परम्यूट कराने का कितना तरीका हो गया, तो वो परम्यूट कराने का तरीका हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स बन जाएंगे टोटल, इन दोनों का सिंपली प्रोडक्ट, 2C1 5C1 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको काउंट करते रहना। वैसे ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये 10 आ गया, और ये 5 आएगा तो ये 50 आएगा टोटल नंबर कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, अब 4 अलाइक हो गया 3। अब इस 4 अलाइक को एक और कम किया, तो हमने बोला 3 अलाइक प्लस 3 के बाद 2 लेटर बच गए, तो हम 2 अलाइक से चालू करेंगे, 3 अलाइक प्लस 2 अलाइक, मतलब 3 अलाइक एक जैसा हो गया एंड 2 अलाइक एक जैसा हो गया। अब पहले ज़्यादा वाले वर्ड उठाएं। 3 अलाइक कहाँ से उठा सकते हैं, इन्हीं दोनों से उठा सकते हैं बस। तो इन 2 बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करें वो हमेशा बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद उसमें से लेटर उठाने का एक ही तरीका है, जितने भी हमें उठाना हो। ठीक है, तो 2 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया इन दोनों में से। मान लिया हमारा S सेलेक्ट हो गया, तो वहाँ से 3S उठा लिया। ठीक है, अब 3S उठाने के बाद उसको दूर रख दिया हमने। अब हम अगर मेरे को 2 अलाइक चाहिए तो वो इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। अभी भी फिर 2 बॉक्स अवेलेबल हैं, इससे 2 अलाइक भी तो उठा सकते हैं। तो फिर हमने किया इंटू 2C1। इस 2C1 से क्या हो गया, 2 अलाइक और 2 अलाइक आ गए, सॉरी 3 अलाइक यहाँ पे आ गए, 2 अलाइक यहाँ से आ गए। 2C1 में हो सकता है कि पहली बार में ये सेलेक्ट हुआ तो यहाँ से 3 I उठा लिया, और फिर दूसरे 2C1 में इन दोनों में से मान लिया ये सेलेक्ट हो गया तो 2P उठा लिया, या फिर अगर ये सेलेक्ट हो गया तो 2S उठा लिया। ठीक है, अगर जैसे मान लिया ये बॉक्स सेलेक्ट हुआ तो यहाँ से 2S उठाने का एक ही तरीका है, क्योंकि पांचों एक जैसा है, कोई भी 2 उठा लो, एक ही तरीका है। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से लेटर उठाने का एक ही तरीका है। अब इसमें अगर 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं तो कितने परमुटेशन हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे 2 एक जैसे, ये हो जाएगा। तो इधर आंसर कितना हो जाएगा,
2c1 2c1 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो विच इज़ इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेना। अब फोर्थ वाले में 3 अलाइक और 2 अलाइक में पहले हमने इस 2 अलाइक को ब्रेक किया, तो 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट प्लस 1 डिफरेंट, ठीक है। तो 3 अलाइक के लिए तो वापस 2 बॉक्सेस अवेलेबल हैं, ये दोनों, वहाँ से 3 लेटर उठा लिए। अब देखो 1 डिफरेंट और 1 डिफरेंट, मतलब 2 लेटर अलग अलग उठाने एक एक करके डिफरेंट टाइप के, तो इन दोनों के लिए जो बॉक्सेस हैं वो हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके बॉक्स सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे इनके लिए पहले 3 अलाइक इन दोनों में से एक जगह से कहीं से उठा लिया, वो बॉक्स को अलग रख दिया। अब कितने बॉक्स बचे, 1 2 3 4 5, तो अब हमने क्या किया, 5 में से 2 बॉक्स सेलेक्ट किए। मान लिया ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया, ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया, उन दोनों में से ही एक एक लेटर उठा लिया इसके लिए। तो ये जो 5C2 है, ध्यान रखेंगे हमेशा हम यहाँ लेटर सेलेक्ट नहीं कर रहे, बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर बॉक्स में से एक एक लेटर उठा लिया, उसका एक तरीका। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 5C1, मतलब पहले मैंने 5 बॉक्सेस जो बच गए, पहले मान लिया 2C1 से, तो मान लिया ये वाला बॉक्स चला गया, इसमें से हमने 3 लेटर उठा लिया, इसको अलग रख दिया, अब 5 बॉक्स बच गए। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है 5C1 से हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, मान लिया ये सेलेक्ट हो गया, वहाँ से एक ए उठा लिया, फिर जो बच गए 4 बॉक्सेस, वहाँ से फिर हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, वहाँ से फिर एक लेटर उठा लिया। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों बॉक्सेस को अगर एक साथ सेलेक्ट करके, मैंने तो एक एक वर्ड उठाया, अगर तुम एक एक करके सेलेक्ट करोगे, पहले एक बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स, तो उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे एक लेटर ए आया और दूसरा लेटर पी आया, तो वो अलग काउंट होगा कि पहली बार ए आया है दूसरी बार पी आया है, या पहली बार पी आया है और दूसरी बार ए आया है, ये अलग काउंट होगा। अगर मैंने यहाँ 5C1 इंटू 4C1 किया तो, इसीलिए मतलब हमें तो उससे मतलब नहीं है, अलग अलग काउंट होने नहीं चाहिए, अल्टीमेटली तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे हाथ में कौन कौन से लेटर हैं ये मैटर करता है, कौन कहाँ से आया ये मैटर करता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ 5C2 को हमने एक साथ 2 बॉक्सेस सेलेक्ट किए, फिर वहाँ से एक एक लेटर उठाया। अगर मैं एक एक करके बॉक्स सेलेक्ट करूँगा तो उनके बीच में भी ऑर्डर आ जाएगा, उनके बीच का ऑर्डर भी काउंट होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 डिफरेंट अलग है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यही 3 एक जैसा है बस, ठीक है। अब देखो 1 डिफरेंट और 1 डिफरेंट, इसके आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2C1 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर केस नंबर 5, इस 3A को कम किया, तो अगला कितना आ जाएगा 2A। अब 2A के बाद हम 3 लेटर बच गए, उसको 3A नहीं करेंगे, उसको 3A नहीं करेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। 3A और 2A तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है ऊपर, तो अब क्यों करें दोबारा उसको काउंट, इसलिए हमने उन्हें डिक्रीजिंग रखा। तो 2A के आगे 2 से बड़ा A नहीं आना चाहिए, मतलब 2A से बड़ा नहीं आना चाहिए आइडेंटिकल में, तो 2 आइडेंटिकल प्लस 1 डिफरेंट, ये हो सकता है, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ देखो, इन दोनों बॉक्सेस को एक साथ सेलेक्ट किया था, इस बार हम इन दोनों बॉक्सेस को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो 2 आइडेंटिकल लेटर कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, इन 3 बॉक्सेस से। तो इन 3 में से हमने 2 बॉक्सेस सेलेक्ट किया, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, और वहाँ से हमने 2 लेटर उठा लिए। मान लिया ये दोनों हुए, तो यहाँ से 2 उठा लिया, यहाँ से 2 उठा लिया, इन बॉक्सेस को अलग जाके रख दिया, 1 2 3 4, मतलब जिस बॉक्स से हमने उठा लिया उस बॉक्स को अलग रख दिया। 4 बॉक्सेस और बचे, वहाँ से हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया और वहाँ से एक डिफरेंट उठा लिया, ठीक है। और परमुटेशन हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 अलाइक हैं 2 फैक्टोरियल, फिर एक दूसरा 2 अलाइक है 2 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे 3C2 4C1 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6th केस हो गया,
इस टू अलाइक को तो अभी ऐसे रखा है, इसको ब्रेक कर सकते हैं। टू अलाइक प्लस वन डिफरेंट प्लस वन डिफरेंट प्लस वन डिफरेंट। अब देखो पहले वाले टू अलाइक उठाने के लिए 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 में से हमने एक बॉक्स उठाया, बस केवल एक ही बार टू अलाइक उठाना है। तो इन 3 में से मान लिया ये वाला बॉक्स आया, इसमें से 2 पी उठाए, बॉक्स को अलग रख दिया, तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बच गए। तो वन डिफरेंट वन डिफरेंट वन डिफरेंट, उन पाँचों में से एक साथ उठाएंगे। तो 5 में से हमने 3 बॉक्सेस सेलेक्ट किए, उन तीनों बॉक्सेस से एक एक लेटर उठा लिया, एक एक करके बॉक्स सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा वापस 5 फैक्टोरियल अपॉन, और 2 अलाइक हैं तो बस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा 3C1 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा हो गया 6th केस, एंड 7th केस भी यहीं लिख लेते हैं। अब 2 अलाइक को ब्रेक करेंगे तो 1 अलाइक करके कुछ होता ही नहीं, 1 तो डिफरेंट ही होगा, तो ऑल डिफरेंट। तो टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। तो 6 में से मैंने 5 बॉक्सेस सेलेक्ट किए और हर बॉक्स से एक एक लेटर उठा लिया। अगर सभी डिफरेंट हैं तो परमुटेशन आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 1, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 40 आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल्स टू 5C2 का मतलब क्या है, यहाँ 2 आ गया, 2, 5C2 का मतलब क्या है 5 4 10, और इसका मतलब हो गया 20। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 20, तो 5 इंटू 4 20 10, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो गया 3C2 का मतलब क्या हो गया 3, 4C1 मतलब 4, 5 फैक्टोरियल मतलब 120/4, तो ये हो गया 360। फिर दिस इज़ इक्वल्स टू 3, 5C3 मतलब 5C2 मतलब 10, और ये हो गया 120/2, तो 2 से ये हो जाएगा 60, तो 180 इतना हो जाएगा। 6C5, ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 720, इन सब को जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 50 और 40 90, और 450, सही बोला है, 450 और 400 850, और 721 एंड 1800, तो ये हो गया 1 5 2 7 और 8 5 13, 2371। इतने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली यही हमारा आंसर हो जाएगा।